या तो अभी जो प्रीवियस में हमने क्या देखा, LIFO में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल मेथड हो गया, आई मीन स्पेशल आइडेंटिफिकेशन मेथड क्या होता है समझा दिया, उसका क्वेश्चन नहीं है। और FIFO समझा दिया, LIFO समझा दिया, ठीक है। अब हम आते हैं सिंपल एवरेज मेथड, ठीक है ना। सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, ओके। कौन सा मेथड है? सिंपल एवरेज मेथड, ठीक है। इट्स एन एवरेज ऑफ प्राइस सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। अब ये मेथड में क्या होता है बता, कैलकुलेशन इन दिस मेथड आर डन बाय सिंपल अप्रोच। सिंपल अप्रोच मतलब क्या? सिंपल अप्रोच क्या मतलब? सिंपल अप्रोच का मतलब क्या बोलो? सिंपल अप्रोच मतलब ये एज सिंपल एज है, तो कैसे? फॉर्मूला ऑफ सिंपल एवरेज मेथड SAP इज इक्वल टू, ठीक है, समेशन ऑफ ऑल प्राइस डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्राइस, दैट इज summation of all price divided by number of price, ठीक है। summation of all price divided by number of price, ठीक है। तो ये जनरली कौन फॉलो करता है? छोटा मोटा रिटेलर हुआ, ठीक है, जो सीधा उसको ये सब नहीं पता, वो सीधा जितना प्राइस में जो क्वांटिटी खरीदे सबका एवरेज कर लेता और वो एक ही प्राइस सबको क्लोजिंग स्टॉक में रख लेता, ठीक है। तो ये जनरल बेसिक बिजनेस करने वाले जिसमें पीरियोडिक मेथड फॉलो करने वाले, ठीक है। पीरियोडिक मेथड क्या है और परपेचुअल मेथड क्या है ये मैंने अभी तक बताया नहीं है, ये सब्सिक्वेंट लेक्चर में मैं बताऊंगा, ठीक है। पीरियोडिक मेथड वाले वो फॉलो करते हैं इन जनरल, ठीक है। तो ये देख लो, अभी इस पे एक सम सॉल्व करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 उठाओ, आंसर नंबर 3, ठीक है ना। अब उसमें क्या बोला है? इन द सेम एग्जाम्पल ऑफ अ मैन्युफैक्चर ऑफ रेडियो सेट गिवन अर्लियर, लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री यूजिंग एवरेज प्राइस मेथड। इसको एवरेज प्राइस मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। सिंपल एवरेज प्राइस मेथड भी बोलेंगे, ओके ना। तो कैसे निकालेंगे देखो, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग एवरेज प्राइस मेथड इज इक्वल टू, क्या करोगे? प्राइस ले लो। प्राइस कौन कौन से थे? दिसंबर 4 को 50 प्लस प्राइस मतलब इधर बोले जो जो खरीदा था ना आपने उसका समेशन ऑफ ऑल प्राइस, ऑल परचेज प्राइस लिख सकते हो। ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, ये आपके समझाने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। डायरेक्ट लिखो इधर 50 प्लस जो खरीदा था, क्वेश्चन नंबर 1 में जाके देखोगे आप लोग, तो जो जो हमने खरीदा था उसका प्राइस डालना है। तो दिसंबर 4 को 50 रुपए खरीदा था, फिर 55, फिर
55, फिर 60 और फिर 47। ठीक है, डिवाइड बाय, तो समेशन ऑफ ऑल प्राइजेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्राइस 1 2 3 4 5 5 विल गिव यू हाउ मच, कितना आएगा 50 50 plus 55 plus 55 plus 60 plus 47 will give you 267। उसको डिवाइड करेंगे अगर 5 से तो कितना आएगा 267 डिवाइड बाय 5 तो will give you 53.4। कितना आ रहा है 53.4 पर यूनिट, 53.4 पर यूनिट। Therefore value of inventory is equal to, कितना हमारा बैलेंस कितना बचा था यूनिट 1000 यूनिट इंटू 53.4 will give you 53,400 rupees, 53,400 rupees। क्लियर? तो सिंपल जैसा नाम डिनोट करते हैं सिंपल बाय जो जो प्राइसेस है डिवाइड बाय 4 कर दिया, झंझट ही खत्म। मुझे क्या लीफो है क्या फीफो है कुछ नहीं पता, सारे प्राइसेस को कर दिया। अब इसमें से जो गया गया, जो बच गया है इसका ये प्राइस खत्म, सारे प्राइस का। इसमें से कोई ये वाले लॉट का बच गया होगा, कोई ये लॉट का बच गया होगा, कोई ये लॉट का बच गया होगा, मुझे कुछ करना ही नहीं, सारे प्राइसेस को मिक्स कर दिया, मेरा ये स्टॉक लग गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, देख लो। ओके, चलो अब आते हैं हम वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। ठीक है, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, ओके ना? वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। हाँ देखो ये है ना, दिस मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और दिस इज जनरली एक्सेप्टेड बाय ऑल बिजनेसमैन, जनरली। ठीक है, मैक्सिमम लोग इसको फॉलो करके चलते हैं। जहां पे वो कॉस्ट ऑफ एक चीज का रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, वहां पे जहां पे यू कांट इमेजिन, अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर है समझो, इतना बड़ा, इतने सारे उसके गोडाउन है, इतने सारे रेंट पे जहाँ पे गोडाउन लिए है उसने, खुद के गोडाउन है, डेपोज है बड़े बड़े, कितने सारे एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट, कैसा स्टॉक रिकॉर्डिंग करते होंगे? समझ में आ रहा है कैसे स्टॉक रिकॉर्डिंग होता होगा? तो आज के डेट में तो ठीक है, बारकोडिंग सिस्टम है, कंप्यूटराइज्ड है सब, तो उस बेसिस पे हो जाता है। बट जहाँ पे वो सिस्टम, अभी वो बारकोडिंग सिस्टम वगैरह, यानी इट्स एक्सपेंसिव। ठीक है, और जहाँ पे समझे एन नंबर ऑफ यूनिट सेम मतलब जैसे ये कैलकुलेटर है, ऐसे बहुत सारे सेम कैलकुलेटर मेरे पास है, मैं कैसे इसका प्राइस का रिकॉर्ड रखूं? ऐसे टाइम पे वेटेड एवरेज बहुत मदद कर रहा है। वेटेड एवरेज ये सब देखता नहीं, वो वेट लगाता है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करता है। तो कैसे वो देखते हैं, ठीक है? सो वेटेड एवरेज हम निकालते कैसे? वेटेड एवरेज इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल डिवाइड बाय क्वांटिटी या यूनिट अवेलेबल
फॉर सेल, करेक्ट ना? ठीक है, टोटल ये उसका फॉर्मूला है। अभी इसकी जरूरत क्या है? सिंपल एवरेज जब है तो वेटेड एवरेज की जरूरत क्या है? देखो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज में क्या हम कहीं भी क्वांटिटी या प्राइस को उठा रहे क्या? नहीं उठा रहे। सिंपल एवरेज में क्या सिर्फ रेट को ले रहे और उसके हिसाब से कर दे रहे। तो उसमें क्या फैक्टर हो रहा है पता है? उसमें फैक्टर ये चीज का है कि समझो फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एवरेज का लेता है एग्जाम्पल, समझो मैंने एक यूनिट खरीदा कोई, तो वो 53 रुपीज का है या 50 रुपीज का है, ठीक है, और 1000 यूनिट खरीदे वो 100 रुपीज का, 100 रुपीज का। एक यूनिट खरीदे 50 रुपीज का, 1000 यूनिट खरीदे वो 100 रुपीज का, ठीक है। सिंपल एवरेज में आप क्या करोगे? सिंपल एवरेज में आप करोगे 100 रुपीज, सॉरी 50 प्लस 100 डिवाइड बाई 2 विल गिव यू 75। मुझे बताओ, यहाँ पे सिर्फ एक यूनिट है, वो भी 50 का, बचा सारा कौन सा है? 1000 यूनिट 100 का ही है। तो इधर यानी इश्यू क्या हो रहा है? इधर जो इंपॉर्टेंस टू क्वांटिटी देनी चाहिए थी वो नहीं दिया जाता है सिंपल एवरेज में, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी और प्राइस दोनों ही नहीं लेते, सिर्फ रेट लेते हैं, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंस देना चाहिए ना वो कवर होता है वेटेड एवरेज में। देखो इधर क्वांटिटी और रेट, सॉरी कॉस्ट, जैसे कॉस्ट आया इधर 50 और इधर कितना है 1,00,000, इसको एज वेल एज क्वांटिटी दोनों को इधर इंपॉर्टेंस देते हैं और उसके बेसिस पे रेट कैलकुलेट करते हैं, उसके बेसिस पे आपका रेट कैलकुलेट होता है वेटेड एवरेज में। तो ये जो बैरियर था, ये जो गलत हो रहा था इसमें सिंपल एवरेज में, वो चीज वेटेड एवरेज निकाल लेता है। तो वो देखता है कि भाई कितना प्रोडक्ट खरीदा, उसके बेस पर फिर वो कैलकुलेट करता है। तो वेटेड एवरेज से क्या हो गया? ये क्वांटिटी, अभी ऐसे वेटेड एवरेज में तो पढ़ाएंगे हम, तो वेटेड एवरेज में क्या होगा कि भाई वो देखेगा, जैसे समझो इधर अभी देखेगा, समझो ये क्वांटिटी आ गया, ठीक है ना। अब वो देखिए कि भाई टोटल प्राइस कितना होता है 001, ये कितना होता है 00050, ठीक है। अब इसको इससे टोटल कर लिया, इतना मेरे पास अवेलेबल प्राइस है, इतना कॉस्ट ऑफ गुड्स है जो कि अवेलेबल फॉर सेल है, इतना कॉस्ट ऑफ ये है क्या बोलते हैं इतना ये है क्वांटिटी अवेलेबल फॉर सेल, दोनों पे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास प्राइस आ जाएगा, रेट आ जाएगा 100,050 डिवाइड बाय 1001, कितना 99.95। पहले कितना आ रहा था सिंपल एवरेज से 75, अब देखो कितना आ रहा है 99.95, ठीक है। देखा जाएगा तो ये तो बाटा प्राइसिंग है 99.9995, ठीक है। बट लग रहा है ना कि भाई हाँ करेक्ट है करके। प्राइसिंग देखो, अभी ये 1000 वाले को ज्यादा वेट है, इसमें प्राइस उसके आजू बाजू है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो वैसे वेट निकाला जाता है, इसमें इसका भी कंसिडर हो जाता है, ठीक है, क्लियर। तो ये बस आपको समझने के लिए था, ये कॉपी मत करना। सो जो it also considers quantity and cost of product and gives weight accordingly, ठीक है, अकॉर्डिंगली, ओके ना। तो ये कॉपी कर लो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं हम अभी, ओके, कॉपी कर लो। ठीक है, पॉज करके कर लेना कॉपी। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है क्या, क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 4 भी वही रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा
गिवन इन इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में जो डेटा दिया, यानी कि जहां पे क्वेश्चन नंबर 1 में परचेज का डिटेल दिया और क्वेश्चन नंबर 2 में सेल का डिटेल दिया। क्वेश्चन 1 में परचेज का डिटेल दिया और क्वेश्चन 2 में सेल का डिटेल दे दिया। कैलकुलेट द वेटेड एवरेज प्राइस एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। तो एक तो आपको वेटेड एवरेज प्राइस निकालने बोला है और दूसरा बोला है कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री भी करो ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्राइस। ओके, तो चलो देखते हैं। तो उसमें क्वेश्चन में दिया था क्या मैन्युफैक्चरर क्वेश्चन, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री using weighted average price method, ठीक है, यूजिंग वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। ओके, चलो इसमें देखते हैं सेम कैसे लोगे। इसमें भी जैसे था ना, डेट, ठीक है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ठीक है। ये क्या है आपका परचेज, ये आपका सेल और ये क्या आपका बैलेंस, ठीक है, परचेज, सेल, बैलेंस। ओके ना, ये आपका डेट, ठीक है। तो अभी चलो क्या लेंगे, पहला 4th ऑफ दिसंबर, सेम वही आएगा। 4th ऑफ दिसंबर को परचेज किया 900, ठीक है। रेट क्या था 50, क्या आया 45,000। सेल तो उस दिन कुछ नहीं किया, क्वांटिटी कितना बच गया 900, 50, 45,000। यहां तक सब क्लियर, यहां तक सब क्लियर, ठीक है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट। फिर दिसंबर 10 नहीं सेल हुआ है, कौन सी डेट पे, दिसंबर 5 पे। तो दिसंबर 5 पे सेल हुआ है। दोनों क्वेश्चन को क्लब करके देखना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। दिसंबर 5 को सेल हुआ है 500 का, तो यहाँ तो परचेज है, 500 का क्या हुआ है, सेल हुआ है। प्राइस कितना लूंगा मैं 50 इंटू करूंगा तो 25,000। कितना बचा अभी इधर 450, 20,000, 450, 20,000, ठीक है, 450, 20,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ओके। नेक्स्ट अभी दिसंबर 10 को हो रहा है ट्रांजेक्शन, 10th ऑफ दिसंबर, 10th ऑफ दिसंबर क्या हो रहा है, परचेज कर रहे हैं कितना क्वांटिटी 400 क्वांटिटी, जिसका प्राइस कितना है 55 पर क्वांटिटी। तो कितना आया अमाउंट 500 इंटू 55 विल गिव यू 400 इंटू 55 विल गिव यू 22,000, करेक्ट ना, 22,000। लीफो में हमने क्या देखा, लीफो में डायरेक्ट ये वाला उठा के नीचे डाल देते, ये वाला उठा के नीचे डाल देते, ठीक है। वेटेड एवरेज में वैसे नहीं करते। अब वेटेड एवरेज में क्या होगा, ध्यान से देखो, जो भी आपका क्लोजिंग था, ठीक है, ये प्लस जो आपने परचेज किया है वो क्वांटिटी उठा के डालोगे आप 800 यहां पे, प्लस करके 400 प्लस 400 800, ठीक है। प्राइस भी सेम, जो क्लोजिंग यहाँ पे ये प्लस ये आपका आ जाएगा बैलेंस इधर 42,000, करेक्ट।
अब ये डिवाइड बाय ये करो, 42,000 डिवाइड बाय 800 करो तो कितना आता है 52.5। 52.5, इससे और डिस्ट्रैक्शन ही हो रहा है। 52.5 करेक्ट। ये है आपका वेटेड एवरेज प्राइस। यही वो बोल रहे थे कि पहले वेटेड एवरेज प्राइस निकालो, तो अब हम इसका वेटेड एवरेज प्राइस तो सेम रहेगा, इसका भी सेम रहेगा, इसका चेंज हो गया, ये निकाल रहे हैं हम वेटेड एवरेज प्राइस। समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। फिर दिसंबर 20 का सेल का ट्रांजैक्शन है, तो उससे पहले परचेज हुआ है दिसंबर 11 का, 11th ऑफ दिसंबर, कितना 300 यूनिट खरीदे, फिर से 300 यूनिट 55 रुपए में कितना हो जाएगा 1650, ठीक है। सेल तो किया नहीं है, फिर से सेम चीज 800 प्लस 300 कितना हुआ 1100, 25,000 प्लस 16500 कितना होता है 25,000 प्लस 16500 कितना होता है 41,500, ठीक है। तो 41,500 डिवाइड बाय 1100 करोगे तो कितना आता है, हाँ बताओ 41,500 आएगा, कितना आएगा 41 कैसा है 42,000 प्लस 16,500 विल गिव यू 58,500, ठीक है। 42 तो पहले 800 प्लस 300 1100 है, फिर 42,000 प्लस 16500 विल गिव यू 58,500, ठीक है ना। तो अभी मैं डिवाइड करूंगा तो 58,500 डिवाइड बाय 1100 तो क्या आता है आपका 53.18, 2 डेसिमल पकड़ के चलना, ठीक है। अभी 2 डेसिमल अभी बता दे रहा हूं, ध्यान रखना 53.185, 50 के ऊपर जो भी है ना तो इधर 9 कर लेना, ठीक है। और अगर 1849 भी रहे ना तो इधर कितना पकड़ोगे 18 ही पकड़ोगे, समझ गए 180 पकड़ना। चलो तो 53.18, क्योंकि इसके बाद 1818 आता है तो 180 आएगा, ठीक है। क्लियर ना। समझो ये जो फिगर है डेसिमल के बाद समझो 5 आया तो क्या पकड़ोगे 16, अगर क्या आया 1549 आया डेसिमल के बाद तो क्या पकड़ोगे 1.5, समझ में आ रहे हो। और अगर ये फिगर आया 1556 तो क्या पकड़ोगे 1, इधर इसको कैरी कर लो 6, इधर क्या आएगा 6। कुल मिला के आपको ये वाला फिगर देखना है, ये अगर 4 है तो 15 ही आएगा, ये अगर 5 है तो 16 आएगा, ये 5 है तो 16 ही आएगा। क्लियर। तो 0.5 या उससे ऊपर रहना चाहिए, यहां तक क्लियर, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन में कैसे आगे रहेगा तो उसके हिसाब से मैं बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट, अब दिसंबर 19, क्योंकि दिसंबर 20 को सेल हुआ है तो दिसंबर 19 उससे पहले 19 दिसंबर को क्या हुआ है 200 का क्या हुआ है 200 का परचेज किया है, ठीक है। 200 का परचेज किया है, अब इसका कितना 200 का परचेज किया, इसका प्राइस कितना है 60 रुपए, ठीक है ना 60 रुपए। तो 200 इंटू 60 कितना आ गया 12,000 रुपए, सेम एज यूजुअल, कोई भी सेल नहीं, ठीक है। अब क्या होगा 1100 प्लस 200 विल बिकम योर 1300, 12,000 प्लस 58,500 विल बिकम योर 58,500 प्लस 12,000 कितना आता है 7,500। तो 7,500 डिवाइड बाय 1,300 विल बी प्राइस आएगा आपका 54.23, कितना आएगा 54.23। क्लियर, ठीक है। वही तो हमने फॉर्मूला में पढ़ा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अवेलेबल फॉर सेल मतलब वही जो मेरे पास स्टॉक में पड़ा उसी को तो सेल करूंगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल डिवाइड बाय
डिवाइड बाय क्वांटिटी अवेलेबल फॉर सेल विल गिव यू द वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट अभी दिसंबर 20 को मैं सेल करूंगा 20th ऑफ दिसंबर। ठीक है, कितना सेल करूंगा, 600 यूनिट को बेच रहा हूं मैं, 600 यूनिट। प्राइस क्या लूंगा, प्राइस ये लूंगा। ठीक है, प्राइस कौन सा लूंगा, ये लूंगा। भले उसमें कोई भी वो सेलिंग प्राइस हो गया जितने बेच रहा है, बट ये क्या मैं कॉस्ट ले रहा हूं। ये क्या है मेरा सेल कॉस्ट इशू, सेल मतलब सेल प्राइस नहीं है ये। इधर हम क्या निकालें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या आएगा, 54.23 इंटू करोगे तो कितना आएगा, 600 इंटू 54.23, 32538 कितना है, 32538। ठीक है, अभी 70500 माइनस 32538 कितना आता है, 37962। ठीक है, और कितना ये है आपका 1300 माइनस 600 किया तो 1300 माइनस 600 किया तो कितना है 700। अब देखो प्रॉब्लम किधर आती है, 37962 डिवाइड बाय 700 किया तो कितना आता है, इधर तो फिलहाल ये आता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपका डेसिमल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वेटेड एवरेज यही लेना है कि भाई जितना मेरा कॉस्ट है डिवाइड बाय जितने का मेरा यूनिट है। ठीक है, तो जो भी प्राइस आएगा, फिलहाल इस केस में क्या आ रहा है 54.23 आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट सेल कब हो रहा है, दिसंबर 29 को, उससे पहले परचेज हो रहा है। तो 28 ऑफ दिसंबर कितना खरीदा, 800 खरीदा, प्राइस कितना था 47 था। तो इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 800 इंटू 47 विल गिव यू 37,600। ठीक है, सेल नहीं हुआ है उस तारीख पे, तो अभी कितना हुआ 700 प्लस 800 विल बिकेम 1500। ठीक है, ये प्राइस प्लस ये प्राइस करो तो कितना आता है 37,600 प्लस 37,962 विल गिव यू 75562 75562। तो 75562 डिवाइड बाय 1500 करोगे तो कितना आएगा 50.374 है। तो क्या लेंगे 50.37। यहां तक क्लियर। अब बस नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन क्या है, 29 दिसंबर को सेल हो रहा है, सेल हो रहा है। ठीक है, कितना क्वांटिटी 500 क्वांटिटी, 500। प्राइस क्या लेंगे, सेम लेंगे 50.37। अब क्या आएगा 500 इंटू 50.37 विल गिव यू 25185। 25185 तो 25185 को अब माइनस कर लो, ये माइनस ये और ये माइनस ये, कितना आएगा 1000 यूनिट आएगा। ठीक है, और हमेशा याद रखना सेम इधर का रेट डाल के इससे इंटू मत कर देना, नहीं वो गलती मत करना, ये माइनस ये करना, कॉस्ट माइनस कॉस्ट। 75562 माइनस 25185 विल गिव यू 50377 50377। तो 50377 करोगे तो डिवाइड बाय 1000 करो तो कितना आता है 50.38। चेंज हुआ, इधर से इधर के चेंज हुआ, ये चेंज राउंड ऑफ डिफरेंस की वजह से होता है। ठीक है ना, क्योंकि इसके डेसिमल के बाद बहुत सारी चीजें आते हैं, तो ये राउंड ऑफ की वजह से होता है। तो आप जब डिवाइड करोगे तो ये राउंड ऑफ इतना चेंज आएगा, और 1 पॉइंट डेसिबल का राउंड ऑफ होगा तो कोई इश्यू नहीं। ठीक है, आप स्टडी मटेरियल में जाके देखोगे तो इधर 7 दिखेगा, बट कोई इश्यू नहीं है, हम 38 लिखे क्योंकि ये डिवाइड बाय ये यही हमारा फॉर्मूला है। समझ गए। ठीक है, तो therefore
वैल्यू, आपका वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या है? वैल्यू ऑफ स्टॉक टोटल नहीं करना है, यही है 1000 यूनिट जिसका प्राइस 50.38, ठीक है 5077, ठीक है। वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक, ठीक है। वही क्वेश्चन में पूछा था, एक वेटेड एवरेज प्राइस निकालो और दूसरा वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालो यूजिंग वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। तो हमने वैल्यू ऑफ स्टॉक निकाली यूजिंग वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, ठीक है। अब आपके मन में रहेगा लेकिन 1000 और इंटू ये करेंगे तो 50,380 आएगा। वो सब डाउट मतलब क्योंकि इधर मैंने राउंड ऑफ किया, समझ गए? चलो समझ में आ रहा है? वेटेड एवरेज देखो, इसमें कॉस्ट और इसके फैक्टर को पकड़ लिया है और कॉस्ट में इंप्लीमेंट कर लिया है, वही चीज जो सिंपल एवरेज में नहीं लेते हैं, नहीं लेता वो चीज, ठीक है। तो सिंपल लग रहा है? करेक्ट, देख लो। या तो अभी कौन कौन से हो गए? स्पेशल आइडेंटिफिकेशन नंबर, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। अब हम करेंगे जो हमारा नॉन हिस्टोरिकल के अंदर आता है, जहां पे कॉस्ट हम बता नहीं सकते किसका क्या है, नॉन हिस्टोरिकल के अंदर, ठीक है। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, ठीक है। देखो ये किस तरीके के बिजनेस को एप्लीकेबल होता है वो सुनो। जनरली रिटेलर को या पेटी नहीं बोल सकते, रिटेलर्स को, रिटेल बिजनेस वालों को जो रिटेल में ज्यादा डील करते हैं। अब होता क्या, मुझे इस केस में कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक होटल बिजनेस में छोटा मोटा स्नैक्स आइटम सब बेचता हूँ, ठीक है। उसके लिए मटेरियल जो मुझे पता है, आलू लगते हैं, कड़ी पत्ता लगता है वगैरह, जो 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 भी आइटम रहता है सब मैंने जाके खरीदे, बल्क में ले लिया, एक ही बिल बना, इतना बिल देना है करके, ठीक है। अब उसमें मैं वैल्यू तो नहीं निकाल सकता किसका कितना है, किसका कितना है, किसका कितना है करके, करेक्ट, क्योंकि एक ही साथ बल्क में बिल बन गया, आ गया, ओके। अब मुझे पता है कि मैंने 50 किलो आलू खरीदे हैं, ये इतना खरीदा, ये इतना खरीदा है, और मुझे पता है उनसे उतना बनेगा, कितना बनेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, रुको, लेट मी एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल आई नो कि मैंने 100 रुपए का आइटम खरीदा, इसमें बहुत सारे आइटम है, बल्क एक ही बिल 100 रुपए का। इंडिविजुअली मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, इंडिविजुअली बता नहीं सकता किसका कितना कॉस्ट है, इसीलिए उसको नॉन हिस्टोरिकल बताते हैं। आपको इसके ये मेथड से निकालना ही हिस्टोरिकल कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब कॉस्ट निकालना, ठीक है। तो 100 रुपीज का मैंने परचेज हुआ, ओके। मुझे पता है मेरे बिजनेस में मेरा मार्जिन कितना, जो भी कॉस्ट होता है उसका 50% मार्जिन लग के मैं कितने में बेचता हूँ, 150 में बेचता हूँ। कितने में बेचता हूँ? 150 में बेचता हूँ। हाँ, अभी इस बेस पे रिवर्स कैलकुलेट करके हमें एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड निकालना है। इस बेस में कैलकुलेट करके हमें एडजस्टेड सेलिंग प्राइस निकालना है। अब वो कैसे, देखो, एग्जाम्पल तो हम करेंगे तो क्यों रहने दो ये। तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, इट इज suitable for
business entity where purchase price of particular item cannot be identified. Cannot be identified. ठीक है, या इट इज कैनॉट बी, या तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, या तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। अब लाके मैंने आलू को खोल के छोड़ दिए, ठीक है, तो कितना बचा क्या बचा मुझे कैसे पता चलेगा? समझ में आ रहा है कितना बच गया है कितना? अभी आलू को लेके मैं वजन तो नहीं करूंगा कि इतना आलू बच गया तो इसका इतना कॉस्ट था तो एक एक का निकाल। आलू तो ठीक है, चलो मसाले विसाले वो सब क्या एक एक पैकेट लेके गिनूंगा कितना क्या है? या कड़ी पत्ता वगैरह जो भी रहता है, आपको लग रहा है ये तो बहुत छोटी छोटी चीज है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जो स्नैक सेंटर है उनका तो बिजनेस तो पता है ना, ठीक है, बट उनका तो यही तो काम है, यही चीजों से तो जो चीजें बनाते हैं वो हम खाते हैं, ठीक है, तो उनके पास तो बल्क में रहती है वो चीजें, उसमें से इतना निकाले करके पता कैसे चलेगा? सो इट इज सुटेबल फॉर द बिजनेस एंटिटी वेयर परचेज प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर आइटम कैनॉट बी आइडेंटिफाइड। एग्जाम्पल रिटेलर्स। अभी रिटेलर भी क्या, ये भी तो क्या, अभी जो स्नैक सेंटर वगैरह था वो रिटेलर ही था, बेच रहे कस्टमर को, जो भी कस्टमर को बेचते वो रिटेलर, कस्टमर इन द सेंस फाइनल कस्टमर, ठीक है। अब आप बोले होलसेलर के लिए भी, जो रिटेलर आगे होलसेलर से खरीदता है तो होलसेलर के लिए तो रिटेलर जो बंदा है वो तो कस्टमर ही हो, तो हाँ फाइनल कस्टमर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज, सो इसमें होता क्या है, इन दिस मेथड ग्रॉस मार्जिन percentage are identified and then deducted from the stock value अभी स्टॉक वैल्यू जब मैं बोल रहा हूं तो ये स्टॉक वैल्यू से लेस करूंगा, तो कब लेस करूंगा? जब ये स्टॉक वैल्यू इज एट सेलिंग प्राइस। कैसे? एग्जाम्पल, ठीक है, परचेज किया मैंने 100 रुपीज का, ठीक है, मेरा सेलिंग प्राइस है 200 और स्टॉक है ऐसे, ठीक है, स्टॉक है मेरा 75, ठीक है। अब ये स्टॉक कौन से प्राइस पे? सेलिंग प्राइस पे। अब इसमें कितना क्या सेलिंग प्राइस है वो मुझे पता नहीं है, ठीक है, तो देखो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड के हिसाब से अगर मैं निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, सेल कितना है, सेल कितना है, एक सेकंड, हाँ, सेल कितना है मेरा,
सेल कितना वैल्यू है? सेल देखो 200 का हुआ है, सेल कितने का हुआ है? 200 का सेल हुआ है प्लस स्टॉक, हाँ समझो मैं, स्टॉक 75, टेंशन मतलब मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। 275 का क्या हो गया? स्टॉक प्लस ये हो गया टोटल, ठीक है। यानी मेरा कहने का इधर मतलब ये है, मैं अगर जो मैंने बेचा प्लस ये स्टॉक दोनों को ऐड करूंगा तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एट सेलिंग प्राइस, करेक्ट ना। यानी इतने वैल्यू का सेलिंग प्राइस का गुड्स मेरे पास अवेलेबल है, जिसमें से मैंने इतना बेच दिया है और इतना, ये कॉस्ट नहीं है, ये सेलिंग प्राइस वैल्यू है। इस 275 सेलिंग वैल्यू में से चलो इसको भी 100 कर लेते हैं, राउंड फिगर अच्छा होगा। तो 300 का जो गुड्स अवेलेबल है एट सेलिंग प्राइस है ये, इसमें से 200 तक का वैल्यू का सेलिंग प्राइस का मैंने बेच दिया और 100 अभी बचे हैं। इसमें से अगर मैं माइनस करूं परचेज को तो मुझे क्या मिलेगा? ये क्या है? सेल प्राइस इतना है और परचेज 100 रुपए, तो ये क्या है? ये आपका ग्रॉस मार्जिन है। कहने का मतलब ये है, जो भी चीज आप 100 रुपए का खरीदोगे उसको मैं कितने में बेचूंगा? 300 का। तो मतलब प्रॉफिट कितने का है? 200 का। आप प्रॉफिट परसेंट निकालो, देयरफॉर जी ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज। बताओ मुझे परसेंटेज कैसे निकालोगे? बताओ मतलब सोचो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? हमेशा प्रॉफिट डिवाइड बाय प्रॉफिट, बताओ, प्रॉफिट डिवाइड बाय गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ऐसे तो सेल प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इंटू 100 होता है, ठीक है, बट इधर हम टोटलिटी पे ले रहे हैं, तो इंटू 100%। कितना है प्रॉफिट? कितना है? 200। गुड्स अवेलेबल कितना है? 300 इंटू 100% करूंगा तो क्या आएगा? क्या आएगा? 200 डिवाइड बाय 300%, 66.67%। क्या बात है, 66.67% ये आपका मार्जिन है, मार्जिन है, ठीक है। मतलब जो कॉस्ट आता है उस पे आप इतना 66.67% का मार्जिन लगा के बेचते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज इक्वल टू कितना आपका? 100 रुपए माइनस 66.67%। क्या कर रहे हो आप? ये प्रॉफिट एलिमेंट निकाल दे रहे हो, क्योंकि इसमें प्रॉफिट एलिमेंट भी है। स्टॉक एट सेलिंग प्राइस है ये, ठीक है। तो 100 माइनस 66.6666% करोगे तो कितना आता है? 100 माइनस 66 कितना आएगा? 33. ये क्या है आपका? परसेंट निकाल, 33.33। ये है आपका वैल्यू ऑफ स्टॉक, ये है आपका वैल्यू ऑफ स्टॉक, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ स्टॉक। कहने का मतलब ये है, जो 100 रुपए का खरीदा था, 100 रुपए का जो परचेज किया था, उसमें से 66.67% आपने बेच दिया, 33.33% अभी भी स्टॉक में पड़ा, ठीक है। तो ये तो मुझे पता नहीं, मुझे सिर्फ देखो इसमें वही मैं बोल रहा हूँ, हमें बल्क प्राइस पता है, ये परचेज प्राइस पता है, ठीक है, लेकिन एक एक यूनिट का कितना मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि ये 100 रुपए का जब मैं खरीदूंगा तो इतने में बेचने वाला हूं। मुझे मार्जिन पता है कि जितना मैंने खरीदा उस पर कितना मार्जिन लगने वाला और बेचूंगा।
कभी कभी बोलते हैं ना कि अच्छा आपने आज कितना बिजनेस हुआ, इस मंथ में कितना हुआ, हाँ 1 लाख तक का हुआ, अच्छा इसमें मटेरियल वगैरह कितना होगा, हाँ मतलब मेरा मार्जिन लगभग 35% है तो मटेरियल सब निकाल दो 65%, वो उस तरीके का, समझ गए वैसा। तो पहले सेल में से स्टॉक ऐड करोगे, लेस में ऐड करोगे, फिर ये आपके पास गुड्स अवेलेबल हो जाएगा, उसमें से परचेज माइनस करोगे तो आपके पास ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा, फिर ग्रॉस मार्जिन परसेंट निकालोगे और उस ग्रॉस मार्जिन परसेंट को आपको जो कॉस्ट, जो स्टॉक वैल्यू और सेलिंग प्राइस है उसमें से लेस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा स्टॉक का वैल्यू। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन भी करना है इसका। ठीक है, चलो आपका क्वेश्चन नंबर 6, 5 नहीं 6, क्वेश्चन नंबर 6, बीच में 5 है वो बाद में कराऊंगा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्या बोला पढ़ो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री यूजिंग द एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। ठीक है, सेल दिया है 2 लाख का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया, परचेज दिया है 2 लाख रुपए, ओपनिंग इन्वेंट्री कुछ है नहीं, क्लोजिंग, हाँ ओपनिंग रहता तो उसका भी लेते हैं हम इसमें, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन ऑफ या वैल्यूएशन of inventory using adjusted selling price method। ठीक है, यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। अब क्या दिया है, सेल दे दिया है, कॉस्ट ऑफ परचेज दे दिया, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो चलो उसके इसमें वैल्यूएशन तो करना है, कैलकुलेशन, इसमें कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पहले निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। उसमें सेल्स कितना मुझे पता है 2 लाख रुपए। ठीक है, इसमें क्या करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक ऐड करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक का ऐड करूंगा। ठीक है ना, कितना है 50,000, दोनों ही कौन सा प्राइस है, सेलिंग प्राइस पर है, इधर लिख भी देता हूं एट सेलिंग प्राइस। ठीक है, वैल्यू कितना आया 2,50,000, यानी ये क्या है, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है। ठीक है, अब क्या करूंगा, लेस परचेज कर दो, परचेज कितना है 2 लाख रुपए, तो क्या आया ये रुपीज 50,000 जो आया वो क्या है मेरा ग्रॉस मार्जिन। ठीक है, ग्रॉस मार्जिन, देयरफॉर ग्रॉस मार्जिन therefore gross margin percentage equal to gross margin
डिवाइड बाय गुड्स, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, छोड़ो क्या सारे, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है, इंटू 100, तो कितना आ रहा है, कितना आता है 50,000 डिवाइड बाय 2,50,000 इंटू 100 विल गिव यू हाउ मच, 50,000 डिवाइड बाय 2,50,000 डिवाइड बाय 2,50,000, तो परसेंटेज करो तो कितना 20%, ठीक है। अब मैं इस तरफ आ रहा हूं लेकिन आपको लिखना नीचे ही है इसके, ठीक है। therefore वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, लिख लो, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू आपका क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज, कितना आता है आपका, क्लोजिंग स्टॉक इज 50,000 माइनस ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज 20%, तो कितना है, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सो इसका मतलब क्या है, जो 2 लाख देके आपने खरीदा था उसमें से 1,60,000 का गुड्स बेच दिया गया है 20 लाख में, सॉरी, जो 2 लाख का गुड्स आपने खरीदा था उसमें से 1,60,000 का गुड्स 2 लाख में बेच दिया गया, 1,60,000 इट्स कॉस्ट विच इज सोल्ड एट 2 लाख एंड द रिमेनिंग 40,000 का जो गुड्स है वो आपके पास स्टॉक में पड़ा है, जिसका सेलिंग प्राइस क्या है 50,000। क्लियर, दिस इज योर एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड के हिसाब से, ओके, देख लो। ठीक है, ओके, चलो सेकेंड वाला नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट में आपका आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब ये आपके बुक्स में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है, बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग उन चीजों को उन पे अप्लीकेबल है जहां पे रेट फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, फ्रीक्वेंटली, एकदम फ्रीक्वेंटली, ठीक है। जैसे गोल्ड ले लो, गोल्ड का आज एक रेट रहता है, कल एक रेट रहता है, परसों एक रेट रहता है, तरसों एक रेट रहता है। क्रूड पेट्रोलियम ले लो, हर एक हफ्ते में बढ़ जाता है, पेट्रोल का भाव बढ़ता चढ़ता रहता है, बढ़ता चढ़ता रहता है, उस केस में आप कैलकुलेट कैसे करोगे, ठीक है। उस केस में आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यानी इसमें सारा मटेरियल वगैरह जो भी लगा है, फिर उसके हिसाब से मेरा वैल्यू क्या है वो सब निकालते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग उन पे एप्लीकेबल होता है, इस पे तो कुछ आता भी नहीं है, सो इट इज एप्लीकेबल, it is applicable for those entity या business where price fluctuates frequently. Example, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, गोल्ड आप बोल सकते हो, गोल्ड एक्सेट्रा, ठीक है।
ये आपको वैसे भी इसमें क्वेश्चन में नहीं है, इट्स अ वेरी वास्ट थिंग। आप कॉस्टिंग में पढ़ोगे ये चीज जब इंटरमीडिएट में रहोगे या फाइनल में रहोगे, ठीक है, ओके ना। कॉस्टिंग करके फिर उसके बेस पे उसका डेरिवेशन होता है, वैल्यू कितने है। ऐसा नहीं कि इसी बिजनेस पे एप्लीकेबल हो, ये जो भी एक तरीके का प्रोसीजर है जिसमें आप कॉस्टिंग का तरीका निकालते हो, बट अभी जैसे क्रूड ऑयल है इसी के लिए एप्लीकेबल नहीं। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे भी फ्लक्चुएशंस रहते हैं प्राइसिंग लेवल में, उसके बेस पे आप कैसे निकालते हो, ठीक है। तो कुछ आपको समझे उसका एग्जाम्पल दिया बस, इसी में होता है और किसी में नहीं होता, ऐसा नहीं। जनरल बिजनेस में भी होगा बट यहाँ पे फ्लक्चुएशंस बहुत होता है, ठीक है। चलो।